अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का जनाब लेक्चर नंबर है 28। जैसा कि आप जानते हैं कि साथ साथ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज हम ज़्यादा अगला पार्ट हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसमें आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंटरजेक्शंस पर बात करेंगे। ये छठा पार्ट ऑफ स्पीच है जी। इससे पहले हम 5 पार्ट ऑफ स्पीच कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स। सबसे पहले हम इंटरजेक्शंस पर बात कर लेते हैं कि इंटरजेक्शंस क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखें जी, खैर ये एक बहुत बड़ा ही मुख्तसर सा टॉपिक है इंटरजेक्शंस का। वैसे तो इसमें भी बड़ी हमागिरियत है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जिस तरह वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये इंटरजेक्शन जो बुनियादी तौर पर होते हैं आर द वर्ड्स। इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं दैट बेसिकली एक्सप्रेस emotions or any types of feelings। अब रिलेशनली अगर हम देखें तो किसी भी तरह की फीलिंग हो सकती है, दो तरह की। मतलब ये है कि या तो गुड हो सकती है या बैड हो सकती है, जॉयफुल हो सकती है या सॉरोफुल हो सकती है। मतलब किसी टाइप के इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है इंटरजेक्शंस। और इंटरजेक्शंस ऑब्वियसली किसी भी टाइप की फीलिंग्स के लिए, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अब इसमें मैं कहता हूँ कि हुर्रा इट्स वीकेंड, मतलब इसमें ये खुशी का इजहार है। और हर इंटरजेक्शन के साथ एक अदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर होता है। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर आप डिस्कवरी करें तो वो नेट के ऊपर जाकर आपको बेतहाशा मिल जाएंगे। जैसे हम कहते हैं वेल दिस इज़ व्हाट आई नीडेड। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि हैरत के लिए ओ, मतलब किसी हैरत या इस्ताजाब के लिए दिस इज सो वंडरफुल। और इसी तरीके से गोश, मतलब कोई किसी चीज़ के इजहार के लिए, कोई एक्सप्रेस करने के लिए किसी किस्म की कोई फीलिंग को, जैसे हम कहते हैं इट्स टू हॉट टुडे। तो इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ज़ाहिर है कि आप इंटरजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। और इंटरजेक्शंस की अगर क्लासिफिकेशंस करें तो 3 तरह के हो सकते हैं अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन करें। वैसे ये है कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो पहला तो होता है कि टू शो और एक्सप्रेस। क्या चीज़ करनी है जी आपने? जॉय या खुशी, हैप्पीनेस। दूसरे नंबर पे है टू शो और एक्सप्रेस सारो, कोई गम शो करने के लिए किसी किस्म का। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, ज़्यादातर जो इसमें यूज़ होता है अलास, यानी अफसोस के लिए होता है। ही डिड नॉट लिव लॉन्ग, अक्सर ये कहा जाता है अफसोस वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहा। या ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वट एवर, कुछ भी हो सकता है। अफसोस के लिए अगर आपने कोई इंटरजेक्शन यूज़ करना है तो उसमें अलास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी जॉय में तो बहुत सारे हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे हैरत के लिए, या जिसको हम कह सकते हैं कि टू शो एस्टोनिशमेंट, किसी किस्म के हैरत के लिए, एस्टोनिशमेंट के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ओ माई गॉड, ज़्यादातर ये वर्ड भी यूज़ होता है। दिस इज़ फैंटास्टिक।
तो याद रखें इंटरजेक्शन जो होती है उसके बाद आप लाजमी साइन, ये जो होता है ना एक्सक्लेमेशन का, जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, वो आप लगाते हैं। सो जनाब ये है आपका इंटरजेक्शंस के हवाले से। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं इस लेक्चर के, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली ये तो एक छोटा सा पार्ट ऑफ स्पीच था जो हमने इंक्लूड किया इस लेक्चर में। तो अब जो हम काम करने लगे हैं वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ऑब्वियसली होमोनिम्स के बारे में। अच्छा जी, सिनोनिम, एंटोनिम और होमोनिम्स ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि जाहिर है कि हमारा अक्सर और बेशतर इसके साथ वास्ता ज़रूर पड़ता है, लेकिन समटाइम आगाही ना होने की वजह से भी हमारे लिए थोड़ा सा इसके हवाले से इशू हो जाता है। बहरहाल सिनोनिम, एंटोनिम और होमोनिम को हम एक एक लाइन में एक तो डिस्क्राइब अगर करना चाहें तो वो हम कर लेते हैं। देखिए सिनोनिम्स जो होते हैं ना, ये आप कह सकते हैं मुतरादिफ उर्दू के अंदर, यानी कि मिलते जुलते अल्फाज, यानी कि वर्ड्स विद डिफरेंट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट सेम मीनिंग और कॉल्ड सिनोनिम्स। इन्हें कहा जाता है सिनोनिम्स। अच्छा जी, अब इसको ज़रा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं सिनोनिम्स को। जब आप कोई भी वर्ड जाकर गूगल पर सर्च करते हैं, लेट्स सपोज, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो उस वर्ड का जब आप मीनिंग निकालते हैं, विच इज़ एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग, क्योंकि एक तो होता है उर्दू मीनिंग, वो तो ये हो गया जैसे टेबल का उर्दू मीनिंग हो गया, मेज़, चेयर का हो गया, कुर्सी, या कोई भी ऐसी चीज़ निकालते हैं। लेकिन जो आप इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग निकालते हैं और उसके साथ उसके फिर डिफरेंट जो है ना मिलते जुलते अल्फाज आ जाते हैं, वो सारे सिनोनिम्स कहलाते हैं। यानी कि उस वर्ड की जो फैमिली होती है उससे रिलेटेड जो वर्ड्स आप तलाश कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे एक वर्ड शेयर करता हूँ, एलोर। अब ये एक वर्ड है, इसका मतलब कशिश को कहा जाता है यानी कि बहुत ही प्यार भरी कशिश। इसकी आप अगर सिनोनिम करना चाहें तो अट्रैक्शन हो सकता है, फिर चार्म हो सकता है, यानी इसके बहुत सारे हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में जो आएंगे मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अगर आप ये तीनों वर्ड्स देखें तो ये तीनों डिफरेंट है, इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट है, इनके प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, लेकिन इनका मीनिंग मिलता जुलता है। यानी कि ये तीनों जो है वो बाहमी तौर पर अगर देखा जाए तो एक ही तरह की मीनिंग में यूज़ हो सकते हैं, और वो मीनिंग होता है किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होना, जैसे एक मर्द और औरत का एक दूसरे की तरफ। तो उस हवाले से जो अट्रैक्शन होती है, उस सेंस के लिहाज से ये तीनों वर्ड्स वहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन, अब यहाँ पर देखें, एक में चार्म आ गया और एक में अलोर आ गया। अब ये तीन तरह के वर्ड हो गए। मैं आपको ये इसलिए बहुत डीपली जाकर समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये सिनोनिम अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हम लोग मोस्टली ऐसा करते हैं कि हमें वर्ड्स मिल जाते हैं और हम उसको कहीं भी जाकर लगा देते हैं। ये अट्रैक्शन का जो लफ्ज़ है ना, ये फिजिक्स में भी यूज़ होता है। जब मैग्नेट्स जो होते हैं ना, उनके पोल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो सारे अनलाइक पोल्स होते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ, वो अट्रैक्शन जो है ना वहाँ पर, यानी कि जो अट्रैक्शन होती है वहाँ पर ये वर्ड तो लग जाता है, लेकिन वहाँ पर ये वाला चार्म वाला या ये वाला वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक मर्द और औरत के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसमें अट्रैक्शन का वर्ड तो आएगा कशिश का, लेकिन उसके साथ ये दो वर्ड भी वहाँ पर फिट इन हो सकते हैं। तो ये तीन वर्ड्स को आप फिट इन कर सकते हैं एक ही जगह पर, यानी एक ही मानों में। लेकिन अगर कहीं फिजिक्स के फिनोमेना की बात हो रही है, किसी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट की हम बात करें जहाँ पर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है और वो कहीं पर अट्रैक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो है ना सिर्फ अट्रैक्शन का ही वर्ड यूज़ होगा, वहाँ पर फिर ये वर्ड्स नहीं यूज़ होंगे। तो ये भी सिनोनिम्स में ध्यान रखना पड़ता है कि हम वर्ड्स की कौन सी फैमिली यूज़ कर रहे हैं और फिर उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से एक वर्ड आ जाता है जी, जैसे प्रिटी, प्यारा। अब इस हवाले से अगर आप प्रिटी का अगर कोई सिनोनिम देखें तो ये हो सकता है ब्यूटीफुल, चार्मिंग भी हो सकता है। तो पुरकशिश, एक तो कशिश था ना, चार्म, पीछे हमने, अगर आपने देखा अभी पिछले एग्जांपल में, तो यहाँ पर मैंने उसी चार्म से चार्मिंग बना दिया, तो वो जो वर्ड था ना वो बन गया कशिश से पुरकशिश। खूबसूरत भी पुरकशिश ही होता है, जाहिर है पुरकशिश हमेशा चीज़ जो भी होती है वो कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ ही होती है जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं।
तो बुनियादी तौर पर जो है ये वर्ड्स भी इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि किसी एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हर वर्ड जो है ना वो यूज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अब मैं मिसाल दे देता हूँ ब्यूटीफुल की हाउस के लिए। तो अब हाउस अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरा घर बड़ा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल ठीक है, यहाँ तक ओके लग जाएगा, लेकिन अब उसके साथ चार्मिंग का लफ्ज़ इतना मतलब फिट इन नहीं होगा। लेकिन किसी इंसान के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए तीनों वर्ड्स फिट इन हो जाएंगे कि वो इंसान जो है प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, तो वो ये तीनों वर्ड्स उसके फिट इन हो जाएंगे वहाँ पर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों ठीक रहेंगे। सिनोनिम्स में ये चीज़ है कि इनका प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग एक जैसा ना सही, लेकिन इनके माने मिलते जुलते होंगे, आपको मिलेंगे। तो इसी तरीके से अब बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। खैर मेरे ख्याल से ये यहाँ तक तो काफ़ी है। एक और अगर मैं बताना चाहूँ तो चले मैं बता देता हूँ। एक वर्ड है जी अगली, फिर उसके बाद एक वर्ड इससे आ गया जी नेस्टी, फिर उसके बाद पेरिलस। अब ये जो वर्ड्स हैं तीन, ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अब अगली गंदे को कह सकते हैं आप, गंदा है। नेस्टी भी उसी सेंस में आता है, पेरिलस भी वही है। सिर्फ क्या है कि इनके अंदर जो एक सिग्निफिकेंस है और इनकी जो एक इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। थोड़ा बहुत गंदा कोई चीज़ हो तो उसको अगली कहते हैं। नेस्टी जो है वो आमतौर पे अगर आप डिग्री ऑफ अगलीनेस आप बताना चाहते हैं जी, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ गंदी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेरेबल नहीं है, तो वो नेस्टी के लिए वर्ड यूज़ करेंगे। फिर उससे भी ज़्यादा कोई बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ हो तो उसके लिए आप पेरिलस का लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि डिग्रीज़ में जो है ना बढ़ती जा रही है। वैसे इनके माने एक है, गंदा, गंदा और गंदा, तीनों का मतलब एक ही है, या नाकाबिले बर्दाश्त के हवाले से ज़रूर है। जैसे हम सिंपल कह सकते हैं योर हैंड्स आर अगली प्लीज़ वॉश देम अप। अब मामला ये है कि जी आपके हाथ गंदे हैं, चलो धो लो, लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा योर हैंड्स आर नेस्टी या पेरिलस। मैं अब ये वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनमें बेसिकली नेगेटिविटी का जो पहलू है ना, या नेगेटिविटी का जो एक एलिमेंट है, आंसर कह लें, फैक्टर कह लें, वो ज़्यादा होता जा रहा है। यहाँ पर कम है, यहाँ उससे ज़्यादा है, और डेफिनेटली इस थर्ड वर्ड में उससे भी ज़्यादा है। तो ये वर्ड्स भी एक जैसे हैं, सिनोनिम बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एक अमाउंट ऑफ अगलीनेस है वो बढ़ती जा रही है। होंगे उसी तरह सिनोनिम के ही कैटेगरी में आएंगे और उसी चीज़ के अंदर ज़ाहिर अप्लाई होंगे। चलिए जब हम बात करते हैं एंटोनम्स की, एंटोनम मुतज़ाद या ज़िद को कहा जाता है। उर्दू में मुतज़ाद लफ्ज़ जो होते हैं, जैसे कि बिल्कुल आसान है जी, सुबह और शाम, या दिन और रात, या ठंडा और गर्म, या पानी और आग, कुछ भी, यानी कि एक दूसरे की ज़िद अल्फाज जो है ना, उर्दू में जिसको मुतज़ाद कहते हैं, इंग्लिश में वो है एंटोनम। तो खैर ये तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वर्ड्स टोटली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, नॉट ओनली इन मीनिंग बट आल्सो इन स्पेलिंग, इन प्रोनाउंसिएशन, इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियसली अब इसमें मैं मिसाल तो बहुत सारी हैं, अब जैसे कि मैंने अभी पेश की हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे इंटेलिजेंट आप लफ्ज़ ले सकते हैं, तो वर्ड आ जाएगा डल। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जी लिटरेट पढ़ा लिखा, इलिटरेट नाख्वानदा या अनपढ़, इलिटरेट उसको कह सकते हैं। तो जाहिर है कि ये आप बहुत सारे वर्ड्स के जो अपोजिट होते हैं ना, वो आप इंटरनेट पे अपनी रिसर्च के ऊपर आपके डिपेंड करता है। फिर आप वो बाज़-औक़ात नहीं आ रहे होते, बाज़-औक़ात हमें भी कोई वर्ड्स नहीं आ रहे होते, तो फिर हम उसको जाहिर है कि ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे कि अब एक वर्ड है प्रिटी, अभी मैंने यूज़ किया था, तो उसका उलट हो जाएगा, या उसका जो एंटोनम या ज़िद होगी वो है अगली। इसी तरह नीट, नीट यानी साफ़, तो इसको भी अगली में ला सकते हैं आप, बिल्कुल उस कैटेगरी में इसका भी यही आ जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम दूसरे वर्ड्स का, क्योंकि अगर मैं नीट और क्लीन की बात कर रहा हूँ तो उसका भी अगली हो जाएगा। इसी तरह अगर क्लीन है तो उसका भी अगली हो जाएगा, या अगर इसके अलावा भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो फिल्दी भी हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, यहाँ से फिल्दी कर लेंगे, तो ये भी गंदे को ही कहते हैं। तो कुछ साफ़ है जगह, तो उसके अगर उलट हम लेना चाहें कि गंदा है कोई चीज़ या कोई जगह, तो वो फिर हम उसको फिल्दी कह सकते हैं, अगली कह सकते हैं। सो दैट्स नॉट अ बिग डील।
सो ये जनाब हमारे एंटोना में बहुत आसान है, ये तो मेरे ख्याल से आपके लिए इसमें आपको इसको फॉलो करना और इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है। अब हम अपने मेन चीज़ की तरफ चलते हैं, होमोनेम्स। होमोनेम्स जो है बेसिकली, अब ये क्या चीज़ है देखें जी, अब ये मे भी बहुत से अहबाब के लिए नई चीज़ होगी, बहुत से बच्चों के लिए नई चीज़ होगी, लेकिन ये इतनी नई चीज़ नहीं है। ये हम अक्सर उर्दू में, इंग्लिश में इन वर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सिर्फ बात वही आती है कि सम टाइम हमें इसके नाम का नहीं पता होता कि जी ये होमोनेम है, ये फलां नाम है, तो इस वजह से ये सिर्फ वर्ड आपके लिए मे बी न्यू है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके लिए न्यू नहीं है। लेकिन जी होमोनेम जो है ना, ये वो वर्ड्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं दीज आर द वर्ड्स दैट मोस्टली, यानी कि आर, दैट, आर, विद, समटाइम्स, यानी कि एक तो इसमें यह चीज़ हो सकती है, नंबर 1 सेम स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, यूं कर लें इसको। और दूसरे नंबर पर आ जाएगा डिफरेंट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी डिफरेंट स्पेलिंग हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है देखें, इसमें सेम स्पेलिंग और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन या सेम प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मीनिंग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। मैं आपको इसका बहुत आसान से समझा देता हूँ। बाकी आपको मैं सबसे पहली चीज़ इसकी बताता हूँ। देखें, सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स मगर उनके डिफरेंट मीनिंग, ठीक हो गया। ये वो अल्फाज हैं कि जिसको आप उर्दू में अक्सर कहते हैं कि हम आवाज़ अल्फाज। अब आपको इससे शायद आपके जहन में काफिया का लफ्ज़ भी आ रहा होगा, वो पोइटिक टर्म में आ जाता है, यानी शेरी इस्तिलाह में। तो ज़ाहिर अभी फ़िलहाल मैं काफिया, रदीफ़ और इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा, इंग्लिश में भी ज़ाहिर उनकी टर्म्स हैं, तो वो पोइटिक टर्म्स होती हैं, वो भी इंशाल्लाह हमारे लेक्चर्स में आगे आएंगी। ये हम आवाज़ अल्फाज उस तरह के हैं, या हम अल्फाज। अब यहाँ पर अगर सेम स्पेलिंग है तो ये हम अल्फाज हो जाएंगे उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर माने मुख्तलिफ हैं। इसी तरह हम आवाज़, ये देखें डिफरेंट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन या और सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी हम आवाज़ इसको कह सकते हैं। आवाज़ का मतलब है प्रोनाउंसिएशन, कि इसका तलफ़ुज़, बट डिफरेंट मीनिंग। तो ये थोड़ा सा अब इसको लेके चलता हूँ मैं एग्जांपल्स में, तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर जी मैं आपको लेकर चलता हूँ एबल और एबल। देखिए ये दो वर्ड्स आ गए, अब एबल एंड एबल। अब इसका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, आपको आवाज़ या इसका फ़ोन जो है ना वो बिल्कुल सेम सुनाई दे रहा होगा, एबल एंड एबल। लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है जी, ज़मीन आसमान का। मैं बता देता हूँ। देखें ये वाला जो एबल है सब जानते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के काबिल, जैसे कि एप्लीकेबल या डिसेबल, ठीक है। इज़ दिस फिजिबल, इज़ दिस एबल टू डू सम वर्क, या जो भी है, यानी एबल किसी चीज़ के काबिल होना, अहल होना किसी चीज़ का, या अहल होना, जिस मर्जी आप प्रोनाउंस कर लें। और ये जो एबल है ना, ये बेसिकली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के हवाले से हाबील, तो उनका ये इंग्लिश में तलफ़ुज़ है एबल। तो ये देखें कितना डिफरेंट हो गया इस चीज़ से, यानी इनके फ़ोन्स कह सकते हैं या प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट दे आर टोटली डिफरेंट इन मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद जी हम आ जाते हैं, एक और बड़ा मशहूर वर्ड है जैसे 8 और जनाब 8। अब ये जो 8 है ये तो 8 है, और ये जो 8 है ये खाया, यानी ईट की सेकंड फॉर्म है। तो देखें 8 एंड 8 दोनों का फ़ोन या प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। इसी तरीके से नाइट और ऑब्वियसली नाइट। अब ये वाली नाइट तो रात हो गई, और ये वाला जो नाइट है ना, इसका मतलब होता है सरदार या कोई बादशाह, उसको नाइट कहते हैं। तो ये जाहिर है कि ये एक डिफरेंट वर्ड्स हैं। फिर इसी तरह एक और हो गया जी, जैसे राइट और यहाँ पर आ गया राइट। तो ये वाला राइट दायां, और ये राइट हो गया लिखा या लिखना। इसी तरह एक और वर्ड निकाल लेते हैं माइट, और एक वर्ड आ गया माइट। अब ये वर्ड हो गए जी। अब देखें ये माइट क्या है, ये माइट एक छोटे से ज़र्रे को आप कह सकते हैं, या किसी रेजे को कह सकते हैं, वो छोटा सा, कुछ छोटा सा पारा हिस्सा, कोई टूटा फूटा किसी चीज़ का ज़र्रा। और ये माइट का मतलब होता है कोई ताकत या कोई बहुत बड़ी चीज़, ठीक हो गया। इसी तरह से एक वर्ड आ गया वन, और आप मेरे ख्याल से आपके माइंड में आ गया होगा वन। ये वन एक, और ये आ गया वन,
जीता, यानी विन का सेकंड फॉर्म वन। तो ये वो वर्ड्स मैंने आपके आगे पेश किए हैं जो ज़ाहिर है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है, डिफरेंट मीनिंग में है, इनके साउंड, प्रोनंसिएशन या फोन्स एक जैसे हैं जनाब। तो ये तो हो गए जनाब होमोनेम्स उस तरह से। अब अगर हम बात करें कि जनाब सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, तो इस तरह के भी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। बाकी मैं अगेन वही कहता हूँ कि आपकी रिसर्च है, आप इंटरनेट पर इनकी ऑब्वियसली लिस्टिंग निकाल कर तो मज़ीद इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है बैट, और एक और वर्ड आ रहा है बैट। अब ये दो वर्ड हैं जी, बैट एंड बैट। अब ये वाला जो है ना, ये चमगादड़ है, एक परिंदा, और ये जो है ये ऑब्वियसली बल्ले को कहते हैं जो क्रिकेट में यूज़ होता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक वर्ड आ गया फेयर, और इसके बाद एक और वर्ड आ गया फेयर। अब इन दोनों का देख लें कि बिल्कुल सेम स्पेलिंग है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। अब इनमें से किसी को भी अब मैं कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि इसका ये मतलब है। एक फेयर होता है साफ रंग को कहते हैं फेयर कलर या फेयर, एक फेयर होता है जायज़। तो चाहे आप इसको कंसिडर कर लें या इसको कर लें, बात एक ही है क्योंकि इनके स्पेलिंग सेम है, तो दैट डज नॉट मैटर। आप इसको चाहे आप जायज़ कंसिडर कर लें, चाहे इसको आप साफ गोरा रंग कंसिडर कर लें, फेयर कलर जो भी है वट एवर। इसी तरह एक आ गया है LEAD। अब मैं एक ज़रा पढ़ कर आपको बताता हूँ, ये पढ़ने में थोड़ा डिफरेंट है, लिखने में एक जैसे हैं। ये लफ्ज़ है जी लीड, किसी को लीड करना, यानी कि किसी की क़यादत करना, जो लीडर करता है, यानी कि कुछ लोगों को अपने पीछे लेकर चलना, टीम को लेकर चलना, लीड करना। जैसे टीम को लीड करना एक टीम लीडर करता है। और ये लेड है, LEAD, इसको लेड पढ़ते हैं, यानी कि ये एक मतलब सब्सटेंस है पीरियोडिक टेबल का, लेड, जिसका पीरियोडिक टेबल में कैपिटल P और स्मॉल b है, PB, और ये लेड उसको कहते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड आ गया जी बो, BOW, और ये भी BOW, बो। पढ़ने में भी सेम है, ऑब्वियसली स्पेलिंग में भी सेम है, बट दे आर डिफरेंट इन कॉन्टेक्स्ट। ये जो बो है इसके दो मतलब बनते हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि इनके तीन मतलब निकल सकते हैं, बल्कि यहाँ दो भी नहीं बल्कि मैं तीन यहाँ पे कर देता हूँ। अब वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बो जो है वो आपकी कमान होती है, जैसे बो एंड एरो सिस्टम, तो तीर कमान वाला जो कमान होती है जिससे तीर छोड़ा जाता है, तो वो भी बो कहलाती है। एक बो है झुकना या नील डाउन करना, या बो डाउन भी उसको कहते हैं, BOW। और एक BOW जो है वो टाई को भी कहते हैं, वो भी बो के ज़ुमरे में आ जाती है। फिर आ गया जी मिनट, और ये तो आपको पता ही है मिनट को कह रहे हैं। और एक ये वर्ड है, ये मिन्यूट है, मतलब देखें स्पेलिंग दोनों के सेम है, इनके फ़ोन डिफरेंट है। इनके तो फ़ोन सेम थे ना, बो एंड बो, बट ये इनके फ़ोन्स डिफरेंट है या प्रोनंसिएशन, यानी मिनट एंड मिन्यूट। अब मिनट तो वही हो गया जो जाहिर है कि टाइम से रिलेटेड है, लेकिन ये वाला जो मिन्यूट है ये अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत छोटी या मुख्तसर। तो इस तरह से ये हो गया जी। और इसके अलावा कोई वर्ड देख लेते हैं, लेट्स सपोज बैंक और बैंक। अब बैंक और बैंक, एक और बैंक भी कह सकते हैं, चलें जी एक और मैं तीसरा भी बैंक लिख देता हूँ। अब ये क्या है, देखें एक बैंक जो है ना वो आप कह सकते हैं बैंक, जहाँ आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, यानी कि आपके रुपए पैसे जमा करवाने की जगह या विड्रॉ करवाने की, या यूँ कह लें कारोबारी मरकज़ है। एक बैंक जो होता है वो किनारे को कहते हैं, किसी दरिया का, किसी नदी का किनारा, उसे बैंक कह सकते हैं। सड़क का किनारे को भी बैंक कह सकते हैं। और अक्सर औकात शोल्डर्स का जो यानी कंधे होते हैं इंसान के, उनको भी बैंक कहा जाता है। उसके ऊपर बैठना, जैसे अक्सर किसी कोई बंदा अपने कंधों पर बच्चों को उठाता है, बिठाता है, या अपने कंधे पे कोई चीज़ रखी होती है, तो उसे भी बैंक्स कहते हैं या बैंक। तो इस तरह के वर्ड्स हैं जी। तो ये है बेसिकली हमारा आज का लेक्चर, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्ट ऑफ स्पीच में से इंटरजेक्शंस को कवर किया, और उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम और होमोनिम्स को कवर किया। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।